फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं उच्चतर न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2009 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूं और मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। जो दोस्त अभी हमारे नहीं देखे हैं वो उसको जा कर के उसमें देख सकते हैं, हमारे वीडियो लिंक में चैनल पे जा कर के। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये जो सॉल्व हम करवा रहे हैं उनके पास आसानी से पहुंच जाए और उनको भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों, और कमेंट करना, जो भी गलतियां रहें उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट जो है, तो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। तो इसमें दोस्तों हमने बताया था कि आपको 2009 का मैं सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चन विद सोल्यूशन। यहाँ पर आते हैं हम 31 तक हमने सॉल्व कराया था, 32 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है 32 जो है, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये सब करंट का क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ अभी लेना देना नहीं है क्योंकि ये घटता, ये पुराना पेपर है, लेकिन इसका आंसर जो था उस समय सीमा शुल्क था। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि जो करंट के क्वेश्चन हैं उसको आप यहाँ से छोड़ सकते हैं क्योंकि वो हर साल बदलते रहते हैं, तो इस पर टाइम खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से 33 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हाँ, तो इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बार बार नहीं बदलता है, तो इसका मुंबई में है। और ये 2008 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, किसका नाम उद्घोषित किया गया। तो इसमें दोस्तों इसको आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसको आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। और उसके बाद क्योंकि ये पुराना है, ये नहीं पूछा जाएगा। और ये भी किसमें कितनी बार होता है, एक वर्ष में इक्विनॉक्स कितनी बार होता है, ठीक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ये बी है, 2 बार। और अगला आता है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण दोस्तों जो है, चंद्र ग्रहण जो आपका है ये है आपका सी वाला, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक। ये वाला आपका सही है। तो दोस्तों मैं जीएस का जो प्रश्न उसको बता दिया करूँगा और जो करंट का उसको छोड़ दिया करूँगा क्योंकि इसमें कुछ आ गए हैं सब्जेक्ट में आपके करंट जीएस के भी। अब जैसे देखिए इसमें 37 नंबर है, सलम डाग मिलीनियर कितने ऑस्कर पुरस्कार मिला, इसके कोई मतलब नहीं है आपका। अंग्रेज जो सती प्रथा को समाप्त किया था, ये है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका है बी, ठीक। जो सती प्रथा को लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक। अब ये है जो है आपका आगे फिर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका इसमें जो है, इसमें दोस्तों ये आंसर आपका ये गलत है, ये वाला 38 वाला, इसको आप सही कर लीजिए। इसमें जो है दोस्तों आपका 38 का जो है आपका ये लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो है दोस्तों आपका 39 जो आता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों ये भी पूछता रहता है कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो इसमें जो दोस्तों आपका है 39 का बी, कथकली। फिर है 40 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो दोस्तों ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको भी आप जान लीजिए। इसका है आपका, ठीक है, इसका भी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है आगे, हिंदी शब्द क्षमता का अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या है। तो इसका भी दोस्तों ये इंग्लिश अब शायद नहीं आता है इसमें, अब 10 क्वेश्चन शायद जीएस के आते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए इसका है कैपेसिटी। फिर भी 42 का हिंदी शब्द पात्रता का अंग्रेजी में सही अनुवाद है। तो 42 का आपका पात्रता का एलिजिबिलिटी है। हिंदी शब्द निर्देश का अंग्रेजी में, तो इसका निर्देश का दोस्तों डायरेक्शन, ठीक। इसका जो है आपका निर्देश का डायरेक्शन है। अंग्रेजी शब्द अप्रूवल का हिंदी में सही अनुवाद है। तो अप्रूवल का दोस्तों आपका जो है, अप्रूवल का अनुमोदन होता है, अप्रूवल का ये अनुमोदन होता है। शब्द फैलेसी दोस्तों का सही अर्थ कौन सा है। तो इसमें दोस्तों जो आपका है 45 का आपका ये 45 का ये है डी। सही शब्द निर्भीकता का अंग्रेजी में सही अनुवाद है आपका 46 का जो है दोस्तों, 46 का आपका निर्भीकता का करेज होता है, ठीक। इसी तरीके से 47 पे आ जाइए। अस्वीकृति का अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या है। अस्वीकृति का आपका जो है रिजेक्शन, ठीक है। 47 का आपका बी। अब आ जाइए फिर अगले पे 48 पे अंग्रेजी शब्द
एस्टीमेट का हिंदी में सही अनुवाद है, तो एस्टीमेट का दोस्तों सही अनुवाद जो है आपका है अनुमान, ठीक। और इसके बाद जो है अंग्रेजी शब्द, देखिए प्रोबेबल का हिंदी में सही अनुवाद है 49 का आपका संभाव्य, ठीक। अब आ जाता है फिर लॉ का क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लॉ का क्वेश्चन। तो ये डिग्री के निष्पादन न्यायालय द्वारा जंगम संपत्ति का नीलाम विक्रय द्वारा किया गया। नीलामी क्रेता 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व तब और वही संपूर्ण नीलाम मूल्य निक्षिप्त करता है और नीलाम की गई संपत्ति का प्रदान लेता है। यह शिकायत करते हुए कि नीलाम तात्विक अनियमितता के साथ किया गया था। आक्षेप नीलामी की तिथि से 30 दिनों के भीतर तात्विक अनियमितता के साथ किया गया था। आक्षेप नीलाम की तिथि से 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयता सत्य है। तो इसमें दोस्तों जो आपका है, आपका जो इसका आंसर है आपका, इसमें आंसर बी सही है आपका। नीलाम विक्रय दूषित है क्योंकि नीलामी संपत्ति 30 दिनों के भीतर इसकी संपुष्टि के लिए प्रतीक्षा किए बिना प्रदत्त की गई। अगला पढ़ते हैं दोस्तों 51। एक लंबित वाद से उत्पन्न प्रकीर्ण अपील में प्रतिवादी अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है एवं प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दाखिल एवं अनुवाद किया जाता है। अपील तत्पश्चात 3 वर्ष बाद निर्णीत की जाती है। तत्पश्चात जब वाद ग्रहण किया जाता है तब प्रतिवादी पक्ष से यह आक्षेप उठाया जाता है कि वाद उपशमित हो गया क्योंकि उसमें विहित अवधि के भीतर मृतक के उत्तराधिकारियों ने प्रतिस्थापित करने के लिए कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। ऐसे वादी को उपलब्ध विधिक उपचार का सुझाव दीजिए। तो इसमें जो दोस्तों आपका जो सही विकल्प है, आपका सही विकल्प है आपका डी। इसमें डी विकल्प सही है। प्रकीर्ण अपील में अनुज्ञात किया गया प्रतिस्थापन भी बाद में सुनिश्चित करेगा एवं प्रतिस्थापन के लिए आवेदन आवश्यक नहीं है क्योंकि उत्तराधिकारी अभिलेख पर हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 52 नंबर। क्या निम्नलिखित प्रतिपादन विधिता सही है या नहीं। सिद्धांत जहाँ तक वाद पत्र के संशोधन से संबंधित है समान रूप से लिखित कथन के संशोधन को लागू होता है। वाद पत्र के संशोधन द्वारा काल बाधित अभिभाव लिखित कथन के मामले में भी उठाया जाना अनुज्ञात नहीं कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो इसमें दोस्तों जो आपका 52 का जो है, 52 का आपका ए सही है, यानी कि आपका 52 का ये माने सही है, जो वो है सिद्धांत है वो सही है। अगला है दोस्तों 53। निम्नलिखित मामलों में से किसमें वाद पत्र उचित न्यायालय में प्रस्तुतिकरण के लिए वापस किए जाने हेतु आदेशित किया जाएगा। विकल्प दोस्तों, जबकि वादी अपना वाद पत्र इस ढंग से विरचित करता है जो तथ्यों द्वारा प्राधिकृत नहीं है एवं अपने अनुतोष के लिए उस न्यायालय में जाता है जो उसे मंजूर नहीं कर सकता है। दूसरा है वादी प्रादेशिक सीमाओं के संबंध में गलत न्यायालय का चयन करता है। तीसरा है वादी आर्थिक सीमाओं के संबंध में गलत न्यायालय का चयन करता है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही विकल्प है, आपका सही विकल्प है आपका इसमें डी, यानी कि ये जो है ए भी सही है और ए भी सही है। यानी कि वादी प्रादेशिक सीमाओं के संबंध में गलत न्यायालय का अगर चयन करता है तो उसको सही न्यायालय में जाने के लिए कहा जाता है, और वादी आर्थिक सीमाओं के संबंध में गलत न्यायालय का चयन करता है भी उसको सही न्यायालय में जाने का निर्देश किया जाता है। अगला है दोस्तों 54 है। निम्नलिखित में से कौन सिविल न्यायालयों की अधिकारिता के अपवर्जन पर महत्वपूर्ण बाधा है। तो दोस्तों ये जो है, इसमें जो है आपका जो सही आंसर है ये है धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य। आगे देखते हैं दोस्तों, उस व्यक्ति को जो गांव सभा की भूमि को क्षतिग्रस्त किया है या दुर्विनियोग, ठीक है, किया है या अपराधिकृत रूप से कब्जे में पाया गया है, जो बेदखल करने के लिए नोटिस जारी करने तथा उससे क्षतिपूर्ति वसूल करने के लिए कौन सा सक्षम प्राधिकारी है। तो इसमें दोस्तों ये कौन सा व्यक्ति इसमें सक्षम प्राधिकारी है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जो गांव सभा की भूमि को क्षतिग्रस्त किया है या उसका दुर्विनियोग किया है, अपराधिक रूप से कब्जा किया है। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही विकल्प है वह है आपका सी, यानी कि संबंधित सहायक कलेक्टर। तो दोस्तों ये कैसे कार्यवाही करता है। तो दोस्तों ये जो है आपका जो नया जो आया है, आपका ये आपका नया जो आ गया है यूपी जो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। कौन? उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। इसकी जो है दोस्तों, इसमें जो है इसकी धारा 67, इसकी धारा 67 में इसके बारे में बताया गया है। जबकि यूपी जेडाने में दोस्तों ये जो था आपका 112 बी में बता 112 बी धारा। तो दोस्तों आप ये करिए कि इसको छोड़ दीजिए क्योंकि कन्फ्यूज होने का कोई मतलब है, कंपेयर करने का नहीं आता है, तो आप बस इसको ध्यान रखिए क्योंकि अब एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा, यूपी रेवेन्यू कोड 2006,
ठीक, तो इसके धारा 67 में बताया गया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी भूमि को क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है, आपराधिक रूप से कब्जा करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, भूमि प्रबंधन समिति या अन्य अधिकरण या संबंधित लेखपाल जो है सहायक कलेक्टर को सूचित करता है। ठीक, और उसका सहायक कलेक्टर जो है उसको कारण बताओ नोटिस जारी करता है, और अगर वो जवाब देने में असफल रहता है तो उसे बेदखल करने के लिए और प्रतिकर वसूलने के लिए जो है सहायक कलेक्टर आदेश देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अधीन धारक के वर्ग हैं। तो इसमें दोस्तों जो आपका सही विकल्प है आपका ये है इसमें सी, यानी कि इस समय जो है यूपी जटारे में भी दोस्तों इसके जो सेक्शन आपका था 129 जो था उसमें जितने भूमिधर उनका वर्ग बताया गया था कि किस किस वर्ग के भूमिधर होते हैं। और वर्तमान जो दोस्तों यूपी जो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 जो है इसकी धारा जो है इसकी धारा 74, उस समय कितना था 129, इस समय कितना है 74 में इनका वर्गीकरण किया गया है। यह अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर एक है, यानी कि ट्रांसफर एक नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाला, एक असामी, एक शासकीय पट्टेदार यानी सरकारी पट्टेदार, ये चार प्रकार के ये होते हैं। अगला है जो दोस्तों याद रखिएगा सेक्शन 74, इसमें याद रखिएगा कि इसमें वर्गीकरण किया गया है नया जो है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में, पहले में 129 में था। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए एवं बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 के प्रवर्तन से उन्मुक्त है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका इसका जो है आपका जो आंसर है, आंसर आपका सी है। इसमें जो है आपका आंसर सी, तो इसमें जो सी आंसर सही है 57 का, यानी कि कोई भवन जिसका किराएदार सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या लोक क्षेत्र या निगम या कैंटोनमेंट बोर्ड हो, तो वो क्या है कि वर्तमान जो है वो किराएदारी जो अधिनियम है उससे ये मुक्त है। ठीक, उत्तर प्रदेश के। इसको आपको बता दें कि ये जो है जो आपका ये उत्तर प्रदेश जो आपका जो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली विनियमन अधिनियम जो 1972 का जो है इसकी धारा जो है 2 में कितना, धारा 2, ठीक है, धारा 2A में जो है धारा 2 में क्या है इसमें जो है पूरी लिस्ट दी गई है। ठीक, अब पूरी लिस्ट दी गई है कि जहाँ पर ये लागू नहीं होता है, इसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पर ये जो अधिनियम है ये लागू नहीं होता है, इसके 2A में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58 में जो है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 की धारा 20 के अधीन बेदखली के लिए बात सुनिश्चित करने हेतु आधार नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो है आंसर जो है इसको आप पढ़ लीजिए कि किराएदार 4, इसमें पूछा कि आधार नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा आधार नहीं है। तो इसमें क्या है या कि किराएदार 4 माह से अधिक के लिए किराए का बकायेदार है और स्वयं पर मांग की नोटिस की तामील की तिथि से 1 माह के भीतर भवन स्वामी को उसे संदत करने में असफल हो गया है, या कि किराएदार ने भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बिना कोई ऐसा निर्माण या भवन में संरचना में परिवर्तन किया है या किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जिससे इसका मूल्य या उपयोगिता कम हो जानी या इसका विरूपित होना संभव है, या कि किराएदार ने बिना भवन स्वामी की अनुमति के किराए के स्थान में अपने साथ एक संबंधी को रखने के लिए अनुज्ञात किया है, या कि किराएदार ने भवन के संपूर्ण भाग को या उसके या किसी भाग को यथास्थिति धारा 25 या पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में उपकिराए पर उठा दिया है। तो इसमें जो दोस्तों आपका सही आंसर है वो सही आंसर है आपका सी, यानी कि या कि किराएदार ने बिना भवन स्वामी की अनुमति के किराए के स्थान में अपने साथ एक संबंधी रहने की अनुज्ञात किया है, यही सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने लेने बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972 धारा 21 के अधीन निर्मुक्त के लिए आधार नहीं है? तो इसमें कौन सा या कि भवन सद्भावपूर्वक या वर्तमान रूप में या तो ध्वस्त होने के पश्चात एवं भवन स्वामी द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु स्वयं के या उसके परिवार के किसी सदस्य के अधिभोग के लिए नए निर्माण हेतु अपेक्षित है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका 59 का जो है दोस्तों आपका जो आंसर सही है वो है आपका सी। 59 का आंसर आपका सी सही है, यानी कि आवासीय भवन के मामले में वृत्ति के प्रयोजनों हेतु अधिभोग के लिए, तो आपका ये आंसर आपका
सही है, इसमें से कौन आधार नहीं है। तो ये जो है आपका यहाँ पूछा, निगेटिव में पूछा है और सभी आधार हैं, और सी वाला जो है ये आधार नहीं है निर्मुक्ति का, यानी कि आवासीय भवन के मामले में वृत्ति के प्रयोजन हेतु अधिभोग के लिए, तो ये जो है आधार नहीं है, आप याद रखिएगा। और ये जो कि सेक्शन में दिया था, यहाँ क्वेश्चन में दिया है सेक्शन 21। ठीक, अब 58 पर आ जाइए। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष आरोपों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें दो दोस्तों हैं आपका, ये आपका जो प्रावधान है, ये प्रावधान आपका जो आपका ये जो है नगर पालिका अधिनियम 1916 का जो है नगर पालिका अधिनियम 1916 के सेक्शन जो है आपका 40 में ये प्रावधान किया गया है, और इसमें बताया गया है कि कौन इसको हटा सकता है। ठीक, अध्यक्ष आरोपों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर आपका है सी है, राज्य सरकार इसको हटा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गांव सभा के प्रधान को हटाने के लिए सही प्रक्रिया है। तो इसमें भी दोस्तों देखिए, इसका जो है आपका इसमें आपका सी सही है, और ये जो है आपका जो यूपी पंचायत अधिनियम 1947, ठीक है, यूपी जो है यूपी पंचायत अधिनियम 1947 सेक्शन कितना है आपका, सेक्शन जो है 14, इस सेक्शन 14 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें जो है ये प्रधान गांव सभा की उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसको पहले 15 दिन पूर्व इसको सूचना देनी होती है। ठीक है, 15 दिन पूर्व इसको ग्राम पंचायत इसको नोटिस दिए थे, और फिर जो बैठक होती है उसमें इस आधार पे जितनी बहुमत के हिसाब से उपस्थित मतदान करने सदस्यों के हिसाब से इनको 2/3 बहुमत है तो हटा दिया जाता है। आगे दोस्तों सेक्शन 14 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर कोई बहुधृती धारक किसकी लिखित अनुमति के सिवाय अपनी जोत या उसके किसी भाग का प्रयोग कृषि, बागवानी या पशुपालन जैसे मत्स्य या मुर्गी पालन केंद्र शामिल है से संबद्ध न होने वाले प्रयोजनों के लिए नहीं करेगा। तो इसमें जो दोस्तों आपका है आंसर जो है आपका सी सही है, यानी कि ये करेगा आदेश। ठीक, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है, और अगला जो है दोस्तों आपका, और इसको ये बता दें कि ये सेक्शन आपका जो दिया है ये सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ठीक, कितना, सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम के सेक्शन 5 में ये प्रावधान है। आगे जो है दोस्तों आपका देखिए, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन कार्यवाहियों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं होता है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो है इसमें 63 में आपका डी जो है ये लागू नहीं होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 196 और सभी लागू होते हैं, यानी कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 लागू होती है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम का अध्याय 9 और 10 लागू होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 21 लागू होता है। आगे उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन विकास क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए अनुमति मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी है। तो इसमें दोस्तों जो सक्षम प्राधिकारी है वो है विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष। तो ये दोस्तों 64 का जो है ये आपका ये जो है आपका इस अधिनियम के जो है ये जो अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 इसकी धारा जो है दोस्तों इसकी धारा आपका 14 में, ठीक है, यानी 14 इसका सेक्शन 14 में यह बताया गया है। सेक्शन कितना, 14 में कि कौन अनुमति देगा, तो विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अनुमति देता है। ठीक, अनुमति मंजूर करने के लिए यही सक्षम है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विकास प्राधिकरण द्वारा उद्धृत नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो दोस्तों आपका है 65 का आपका जो है आपका सी सही है, यानी कि विकास क्षेत्र में व्यापार एवं व्यवसाय चलाने का शुल्क और सभी वसूला जा सकता है। ठीक, उद्धृत किया जाता है। ये तीनों खारिज, दाखिल प्रभार, जल शुल्क और सुधार प्रभार। अगला है, जब आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है तो आपको विकल्प चुनना कि कौन सा सही है। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी ढंग से दायी होंगे मानो या उनके द्वारा अकेले किया गया था। तो इसमें दोस्तों यही विकल्प सही है आपका, ये वाला ही सही है। और ये दोस्तों IPC, ठीक है, IPC 1860 सेक्शन कितना दोस्तों 34 की ये लाइन है। ठीक है, आप पढ़िए, आगे आप बढ़िए। और इसमें दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो है
पूरे सेक्शन पर ही वो क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड है, सेक्शन की लाइन ही पूछी गई है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, का और खा गा की हत्या करने के लिए जाते हैं। का हाथ में भाला के साथ रक्षा करने के लिए खड़ा था, परंतु गा पर कोई चोट नहीं करता। खा गा को मार डालता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें दोस्तों आपका जो है 67 का आपका 67 का आपका विकल्प जो है आपका बी सही है, यानी का और खा दोनों गा की हत्या के लिए दायी हैं। यह भी दोस्तों सेक्शन जो है आईपीसी के 34 पर बेस्ड है। और ये दोस्तों आप एक केस जानते होंगे, बारिंदर कुमार घोष, जिसको पोस्ट मास्टर का केस भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों जो लोग गेट पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि कोई इधर उधर से आए ना, उनको भी न्यायालय ने दोषी माना था और सेम अपराध के लिए दोषी माना था। तो आगे जो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 76 प्रावधान करती है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। ठीक है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है। तो 76 दोस्तों आईपीसी का जो है कहता है, उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। तो इसमें दोस्तों आपका जो है ये आपका विकल्प ए ही सही है आपका, ये उसी की लाइन सीधी पूछी गई है, यानी कि उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण। अगर यहाँ विधि की भूल के कारण होता तो दोस्तों वो क्षम्य नहीं था। यहाँ तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने की विधि द्वारा आबद्ध है, यही विकल्प आपका सही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपका भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा असंवैधानिक एवं भारत का संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के उल्लंघन में घोषित की गई है? तो इसमें दोस्तों आपका सही जो आंसर है वह 303। और यह किस बात में किया गया था? ये आपका मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज, ये आपका उसमें उच्चतम न्यायालय ने 1983 में इसको असंवैधानिक घोषित किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि 314 जो आपका सेक्शन है वो गर्भ कारित करने के आशय से किए गए, ठीक है, गर्भ कारित करने के आशय से किए गए कार्य से मृत्यु कारित करने के लिए है ये आपका 314। और 300 ये किया है जो दोस्तों आशयित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की मृत्यु अगर कारित हो जाती है। मान लीजिए कि आप ए को मारना चाह रहे हैं और बगल में बी खड़ा है और आपका आशय ए को मारने लेकिन आपको बी को मार देते हैं, तो ये कहता है सेक्शन 301 इससे संबंधित है कि आश्रित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मृत्यु कारित करना। 306 जो है दोस्तों वो आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में बात करता है। ठीक, अब आगे दोस्तों आपको हम बताते हैं 70 क्वेश्चन नंबर, आपराधिक दायित्व से बचने हेतु मतदाता के बचाव के लिए मतदाता जो है ये जो है मतदाता जो है ये उसकी इच्छा या ज्ञान के बिना दी जा सकती है। ठीक, अगर वो खुद लिया है, यानी कि आपका इसमें विकल्प जो सही है आपका बी सही है। और यह दोस्तों दिया गया है आपका आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा जो है आपका 85 में। इसमें दोस्तों अनैच्छिक मतदाता की बात की गई है और 86 में दोस्तों स्वैच्छिक मतदाता की बात की गई है, स्वैच्छिक जो कि बचाव नहीं होती है। ठीक, आगे जो है आपका 71 नंबर है, दो पक्षकारों के बीच स्वतंत्र लड़ाई के मामले में प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार पक्षकारों को उपलब्ध है, नहीं सही है। प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध है, किसी पक्षकार को प्राइवेट प्रतिष्ठा का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जो अचानक लड़ाई होती है दो व्यक्तियों के बीच में, उसमें किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। और दोस्तों ऐसी दशा में अगर कोई दोनों में से एक दूसरे किसी की हत्या कर देता है तो इसके बारे में दोस्तों जो आपका सेक्शन है 300 आईपीसी का, उसका जो आपका अपवाद 4 है वो बात करता है, तो उसको हत्या नहीं माना जाता है, उसको आपराधिक मानो बद माना जाता है। आपराधिक मानो बद यानी कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, माना जाता है, उसको मर्डर नहीं माना जाता है। और दोस्तों आपका जो है अगला 72 भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के दिन अपराध को साबित करने के लिए हत्या कारित करने के आशय को साबित किया जाना है। इसमें जो है 307 के अधीन अपराध को साबित करने के लिए आशय को साबित करना पड़ता है, आशय या ज्ञान, यहाँ ज्ञान नहीं दिया लेकिन ज्ञान भी उसमें सम्मिलित है। ठीक, आगे जो है दोस्तों आपका 73 हत्या कारित करने की तैयारी है। तो इसमें दोस्तों हत्या कारित करने की तैयारी जो है दंडनीय नहीं है। और डकैती कारित करने की तैयारी दोस्तों ये दंडनीय अपराध है ये। ठीक, ये वाला छल के अपराध के लिए छल करने का आशय विद्यमान होना चाहिए, यानी कि प्रारंभ में ही ये विद्यमान होना चाहिए।
ये दोस्तों जो है आपका 415 में दिया गया सेक्शन। और तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम इसका अगला पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो आज की इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।